नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की ओर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली से आज सदन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित करेंगे, शाम 6 बजे सदन को संबोधित करेंगे। साथ ही कोरोना महामारी पर जानकारी देते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। सरकार के प्लान और एक्शन की जानकारियां देते हुए पीएम नजर आएंगे। इसके अलावा वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे सदन को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी को लेकर के जानकारी देते हुए नजर आएंगे पीएम। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिटर इन चीफ न्यूज वन इंडिया के अनुराग चुड्डा जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुराग जी, जिस तरीके से आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी को लेकर के जानकारी देते हुए नजर आएंगे और सदन को संबोधित करेंगे। देखिए, जैसा कि मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में बाहर का मौसम भी खुशनुमा होता है और संसद के अंदर का जो मौसम है उसको खुशनुमा करने की पहल सरकार के फ्लोर मैनेजर होते हैं वो करते हैं। लेकिन इस बार का जो मानसून सत्र है, इस बात को प्रधानमंत्री भी जानते हैं और सरकार भी जानती है। विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो पहले से ही धार देने में लगे थे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है आम आदमी से जुड़ा वो महामारी है। महामारी जो कोरोना ने जिस तरीके से दूसरी लहर ने सरकार के प्रति नेगेटिविटी पैदा लोगों में कर दी और विपक्ष को एक मौका मिल गया, तो उस पर विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने की उन्होंने प्लानिंग करी है। तो इसी के मद्देनजर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जनता को एक मैसेज देने के लिए अपना पक्ष तैयार किया है। पूरी जो सरकार है, जो सरकार के फ्लोर मैनेजर्स हैं, वो इस कोशिश में लग रहे हैं कि जो पेंडेमिक में जो काम किए हैं मोदी सरकार ने, उनको वो बताया जाए किस तरह से दूसरी लहर को थामा गया और पूरा जो विश्व है इस महामारी की चपेट में किस तरह से जिन देशों के अच्छे सिस्टम थे वो ध्वस्त हो गए और भारत ने किस तरह से पूरे देश को बचाया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और विपक्ष की जो रणनीति है उसको फेल करने का काम करेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री ये भी जानते हैं कि कुछ वजहों की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो विपक्ष जो है महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर संसद में वो हंगामा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रधानमंत्री खुद हमेशा फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं। जो इससे पीछे की सरकारें थी यूपीए 1 और 2, उसमें आपने देखा होगा कि जब भी सरकार कोई बिल लाती थी या कोई भी सेशन शुरू होता था, तो जो सरकार के फ्लोर मैनेजर्स होते थे तो वो जाकर मिलते थे विपक्षी नेताओं से। और उसमें जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप थी उस वक्त, चूंकि बीजेपी विपक्ष में थी, तो सब लोगों से मिलकर वो सदन को का जो माहौल है उसको खुशनुमा बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस सरकार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो किसी के भरोसे नहीं रहते, उनको किसी तरह के फ्लोर मैनेजर की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं और उनके पास शब्दों का बहुत बड़ा उनके पास भंडार है और जो उनका कम्युनिकेशन लेवल है उसी से कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो आज शाम को 6 बजे पूरे सदन को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और वो बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोरोना लहर थी ये दरअसल किसी के बस में इसको रोकना नहीं था और उसके बावजूद देश की सरकार ने और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर उनके मुख्यमंत्रियों ने किस तरह से कदम उठाए, ये कहीं ना कहीं सदन को बताने की वो कोशिश करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो अनुराग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की। उत्तर प्रदेश में अब दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट इस वक्त तेज हो चुकी है। मानसून सत्र से पहले ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल इस वक्त दिल्ली भी पहुंच गए। चुनाव से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की तैयारी कहीं ना कहीं योगी सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संघ और केंद्रीय नेतृत्व से सहमति बनी है। यूपी मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा 60 मंत्री हो सकते हैं। यूपी में 23 कैबिनेट, 9 स्वतंत्र प्रभार और 22 राज्य मंत्री हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 54 मंत्रियों की संख्या में 6 पद पहले से खाली हैं और कोरोना के चलते 3 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये मंत्रिमंडल दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है ये, और इस विस्तार के जरिए कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं योगी सरकार की तरफ से की जाएगी।
और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए सीधे रुक करेंगे इस वक्त लखनऊ का, जहां पर हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो विस्तार हो रहा है उससे जातीय और साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को एक साथ बैठाने की कोशिश कहीं ना कहीं योगी सरकार कर रही है। देखिए, पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक हुई उसमें भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। उसके बाद बड़ी और एक अहम बैठक हुई जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके बीच एक अहम बैठक चली। करीब 5.5 घंटे तक ये बैठक चली थी, जिसके बाद अगर हम आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को दिल्ली बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं और वर्तमान समय में 54 मंत्री हैं, जबकि 3 मंत्रियों की कोरोना संक्रमण काल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर अभी भी उत्तर प्रदेश में 9 मंत्रियों के पद खाली हैं। तो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए ये जो विस्तार है वो किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा चुनाव हो तो जिन मंत्रियों को सरकार में जगह दी जाएगी, जिनके नाम आगे लाए जाएंगे, जिनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी, राज्य मंत्री बनाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं सरकार का जो 5 सालों का काम है, जो सरकार के द्वारा 5 सालों में विकास कार्य किए गए हैं, वो जनता के बीच जाकर बताएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार तमाम लोगों की नजरें बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में जब कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो किन नए चेहरों को जगह मिल सकती है। हालांकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में प्रेजेंट टाइम मंत्री हैं या उनमें से कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन दिल्ली दरबार ने यह साफ कर दिया है कि जो मंत्री हैं वो मंत्री पद पर बने रहेंगे। जो 9 पद खाली हैं उसमें नए चेहरों को जगह दी जाएगी। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ युवाओं को भी तहजीब जो है पहले दी जाएगी कि युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या उत्तर प्रदेश सरकार की हो, जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो विधायक भी हैं, तो ऐसे में पहले उनको तवज्जो दी जाएगी कि उन्हीं को उत्तर प्रदेश का चेहरा बनाया जाए। फिलहाल जब स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल दिल्ली से वापस लौटेंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किन नए चेहरों को उत्तर प्रदेश सरकार में जगह मिलने वाली है। जी, चलिए आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो नीलेश ये तमाम जानकारी दी हमें, और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया जाएगा और ये शुभारंभ योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 22 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12 बजे लोक भवन में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राजधानी के 50 अनाथ बच्चे भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही जिलों में कार्यक्रम किया जाएगा और वहां पर जो तमाम जिले हैं उनमें सीधा प्रसारण इस पूरे कार्यक्रम का किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वाति सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि दरअसल इस योजना के शुभारंभ के बाद में बच्चों की देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो संभाल रहे अभिभावकों के खाते में राशि भेजी जाएगी। और वहीं अगर राजधानी में कोविड के दौरान अनाथ बच्चों की संख्या बढ़कर 292 हो चुकी है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीलेश इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से एक नई योजना शुरू की जा रही है और कहीं ना कहीं जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए खासतौर पर इस योजना को शुरू किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब से अब तक की अगर हम बात करें तो सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया और वो अनाथ हो गए हैं। उनकी सेवा करने की जो सरकार ने बीड़ा उठाया था, सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप गुजर गए हैं, अब उनको देखरेख करने वाला कोई नहीं है, उनकी देखरेख सरकार करेगी। सरकार के कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे अनाथ बच्चों को चिन्हित करके उनको जो है भरण पोषण किया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया जाए। तो कल उसी के तहत एक बड़ा कार्यक्रम लोक भवन में होगा 12 बजे, जिसमें महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह मौजूद रहेंगी। 50 बच्चों को लोक भवन बुलाया गया है, जहां पर उनके देखरेख करने वाले जो अभिभावक हैं, जो सरकार की तरफ से जिनको बच्ची जिम्मेदारी दी गई है, उनके खातों में धनराशि का भी ट्रांसफर किया जाएगा ताकि बच्चों की देखरेख, बच्चों की परवरिश आसान तरीके से किया जा सके। तो तमाम जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनको लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो लाभ है वो पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। उसी के तहत ये बड़ा कार्यक्रम है जिसका सीधा प्रसारण उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में किया जाएगा। उसके अलावा
लगातार जो सरकार है वो डेटा कलेक्ट कर रही है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपदों में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप और उनके देखरेख करने वाले अभिभावक अब नहीं रहे हैं, तो उनके अभिभावक अब उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उन बच्चों के अभिभावक बनकर सामने आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है कि इससे पहले अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही है जो अनाथ बच्चों को गोद लेकर या सरकार की कोई योजना का लाभ देकर उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर वातावरण दिया जाए ताकि आने वाले समय में वो भी उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे सके। तो उसी के तहत कल लोक भवन में 12 बजे बड़ा कार्यक्रम है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करेगी। 2022 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं यही तमाम जो काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार करती आई है, चाहे वो बच्चों के संरक्षण को लेकर हो, बच्चों की सुरक्षा को लेकर हो, बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर हो या बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, इन तमाम योजनाओं को लेकर 2022 में जनता के बीच जाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमण काल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने दूसरी लहर का सामना किया, तमाम लोगों की मौतें हुई, तमाम अव्यवस्थाएं फैली, उसके बीच भी सरकार का जो मैनेजमेंट रहा वो काफी सराहनीय रहा, जिसकी प्रशंसा WHO, नीति आयोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर चुके हैं। तो कल जब ये बड़ा कार्यक्रम होगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो मुंह है बंद करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कि विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी देखरेख सरकार कैसे करेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी देखरेख अब खुद योगी सरकार करती हुई नजर आएगी इस योजना के जरिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। तो जिस तरीके से कोरोना आया और उसमें तमाम जो बच्चे हैं उनके माता पिता गुजर गए, बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी इस योजना के जरिए कहीं ना कहीं योगी सरकार उठाती हुई नजर आएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की कवायद में जुट गई है। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में ही इस बिल को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। जनसंख्या बिल को लेकर बीजेपी ने एक खास रणनीति भी बनाई है और बीजेपी की योजना अपने राज्यसभा सांसदों के जरिए इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल की तरह राज्यसभा में पेश कर सकती है और इस बिल को बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल लेकर आएंगे। इस बिल पर सदन में 6 अगस्त को चर्चा होगी और वहीं इसको लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने न्यूज 1 इंडिया के एसोसिएट एडिटर विजय श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। हंगामे के बीच मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाइयां बार बार स्थगित हो रही हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी। सर, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई, विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, प्रधानमंत्री ने भी अपील किया, पूरे सत्ता पक्ष अपील कर रहा है कि आप कम से कम सवाल पूछिए और हमें जवाब देने का मौका दीजिए, लेकिन विपक्ष कुछ सुनना नहीं चाहता। नहीं, देखिए, ये विपक्ष की जो है ना, ये हताशा को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सदन में उपस्थित होकर और पूरे हमारे लीडर श्रीमान पीयूष गोयल जी ने कहा कि आपको जो भी डिस्कस करना है डिस्कस करिए, लेकिन वो हंगामा करते हैं, डिस्कशन नहीं करते, जो कि डिस्कशन में उनको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो उनके काम का हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बेस्ट पॉसिबल है वो सब कार्य किए जा रहे हैं और जनता भी इसको समझ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा आया, उसमें 2 बच्चों का जो कानून है उसको लेकर के खुद बीजेपी के अंदर ही अंतर विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी के अनुसांगिक संगठन, जो तमाम हिंदुवादी संगठन है, वो 2 बच्चों के नियम को वो कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं। बीएचपी ने भी इसका विरोध किया। आपको लगता है कि आबादी का अनबैलेंस्ड हो जाएगा अगर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आता है, अगर 2 बच्चों को लेकर प्रतिबंध लगता है तो अभी जो डिफरेंसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने कुछ उसमें निर्धारित किया है कि अगर नियंत्रण कानून आए तो कितना होना चाहिए, कितने बच्चों तक बाध्यता होनी चाहिए? नहीं, हमने जो उसमें प्रोविज़न रखा है उसमें 2 बच्चों के लिए रखा है और 2 बच्चों के बाद जिनके बच्चे बढ़ रहे हैं उनके लिए सरकारी सुविधाओं की उनको नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, लोकल बॉडीज़ के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँ, इस प्रकार के प्राविधान हैं। और जहाँ तक आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ संगठनों ने इसका किया है, वो उनका एक बच्चे के लिए जो हमने उसमें कुछ इंसेंटिव रखे हैं उस पर उनका विरोध है। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वक्त की जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट। मैं तो इसको आज की
सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि आप जो भी विकास कार्य करते हैं वो इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। आपने इतने एयरपोर्ट्स बनाए, इतनी ट्रेन्स बनाई, ट्रेन में डिब्बे लगाए, सड़कें कितनी चौड़ी हो गई, लेकिन फिर भी भीड़ नज़र आती है। क्यों? चूँकि आबादी हमारी उससे ज़्यादा बढ़ रही है। माननीय मोदी जी ने जब देश की बागडोर संभाली उस समय 125 करोड़ की आबादी थी। आज 135 हम लोग तो कहते हैं 137 हो गए, लेकिन 135 तो बहुत सारे लोग कहते हैं। 7 साल में 10 करोड़ आबादी बढ़ गई। आप समझिए यूरोप का 1/4 पार्ट हमने इस 7 साल में बढ़ा दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तरफ लोग कहते हैं कि साहब सरकार की जिम्मेदारी है सबको रोजगार दे, सबको खाना दे, लेकिन जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस स्पीड से तो दुनिया की कोई भी सरकार ना लोगों को रोजगार दे सकती है, ना उनके लिए बाकी सुख सुविधाएं पैदा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी जरूरतें हैं, उसका हक है, तो उसे हक तब मिल पाएगा जब जनसंख्या नियंत्रित होगी, क्योंकि नियंत्रित आबादी को ही सरकार ऑपरेट कर सकती है, विकास कर सकती है। ऐसे में प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए अब पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाने की कवायद की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब देहरादून की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ और रुद्रप्रयाग का दौरा रद्द हो गया है। इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा के कारण इस दौरे को रद्द किया गया है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक अब सीएम करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी। बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के कई जगहों पर अतिवृष्टि और आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का केदारनाथ और रुद्रप्रयाग का ये भ्रमण कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज सचिवालय में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा करेंगे। और साथ ही इस बैठक में लोनीवी, स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, सिंचाई सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जिनको तमाम निर्देश देते हुए नजर आएंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी आपके पास में, जिस तरीके से सीएम का ये दौरा रद्द किया गया रुद्रप्रयाग और केदारनाथ का? देखिए, पहले मुख्यमंत्री का जो दौरा था ये सोमवार यानी कल से प्रस्तावित था, पर राज्य में भारी बारिश और अतिवृष्टि को देखते हुए इसे मंगलवार प्रस्तावित किया गया। कल रात में ही हालांकि बारिश रुक गई थी, पर सुबह जब 6:30 बजे के आसपास टेक ऑफ की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त पायलट्स ने मना कर दिया कि जहां हमें लैंड होना है रुद्रप्रयाग में, वहां वेदर कंडीशन बेटर नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, बादल लगे हुए हैं जी। इस वजह से दौरा निरस्त हुआ है। अब चूंकि मुख्यमंत्री का दौरा निरस्त हुआ है तो उन्होंने आज 12 बजे से बैठक बुलाई है अफसरों की। जिलों के अफसर वीसी से जुड़ेंगे, जिसमें राज्य में बीते 3 दिनों में हुई बारिश से नुकसान का जायजा, निर्माण कार्यों के आदेश और इसके साथ ही रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उसकी भी वो समीक्षा करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से जनसंख्या नीति पर बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जनसंख्या नीति को लेकर के राज्य सरकार को जल्द ड्राफ्ट सौंप सकता है आयोग, और 19 जुलाई तक इस पूरे मामले को लेकर के सुझाव मांगे गए थे। आयोग को 8,500 से ज्यादा सुझाव अभी तक मिले हैं, और सुझावों पर चर्चा के बाद ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जो सुझाव मिले हैं उन सुझावों पर चर्चा की जाएगी, और उसके बाद में जनसंख्या नीति को लेकर के पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार को जल्द ही ड्राफ्ट सौंप सकता है आयोग। 19 जुलाई तक ये सुझाव मांगे गए थे, और इन सुझावों में 8,500 के करीब 500 से ज्यादा सुझाव मिले हैं, और अब इन सुझावों के जरिए चर्चा की जाएगी, जिसके बाद में ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। वाजपेयी जी, क्या कुछ अपडेट्स और खबर आपके पास में जनसंख्या नीति को लेकर के? जो सुझाव मांगे गए थे उसमें करीब 8,500 से ज्यादा सुझाव आए हैं, और उन पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद में पूरा ड्राफ्ट तैयार करके सौंपा जाएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप यूपी
विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर एक मसौदा तैयार किया था, जिसको लेकर विभिन्न विभागों से और विभिन्न प्रबुद्ध जनों से भी सुझाव मांगे गए थे। 8,500 से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं, क्योंकि इसकी डेट 19 जुलाई तक थी, जिसमें जो भी व्यक्ति या जो भी संस्थाएं चाहे वो एनजीओज हो या बाकी जो सामाजिक संस्थाएं जो परिवार नियोजन के लिए काम करती हैं, वो अपना सुझाव दे सकती थी। उन्होंने सुझाव दिए हैं। अब इस सुझाव को लेकर यूपी राज्य विधि आयोग एक मसौदा तैयार करेगा, जिसको लेकर ये यूपी सरकार के सामने रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर लगातार विचार कर रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि अब इन सभी सुझावों को लेकर एक जो मसौदा तैयार होगा वो अगले महीने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद इस पर विचार होगा कि किन किन बिंदुओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार इससे जुड़ा हुआ कानून बना सकी है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नीति है उसको नियंत्रित किया जा सके और आगे आने वाले समय में बच्चों की संख्या को लेकर एक सही दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया जा सके। जी वाजपेयी, जिस तरीके से ड्राफ्ट की बात की जा रही है, क्या इस बात की जानकारी मिली है कि कब तक ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा? चूंकि 19 तारीख जो कि कल ही थी, कल तक ये सुझाव देने की लास्ट तिथि थी, तो अब सभी सुझाव जो करीब 8,500 हैं आ चुके हैं। तो इस महीने ये मसौदा तैयार किया जाएगा और संभवतः अगस्त के प्रथम सप्ताह में ये मसौदा उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखा जाएगा। तो निश्चित है कि जो भी विधिक राय है वो सारी चीजें करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ये मसौदा रखा जाएगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार करेगी कि किन किन बिंदुओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ड्राफ्ट तैयार कर सकती है, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जनसंख्या नीति पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News1 इंडिया।